हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो गाइज आज जैसा कि हम लोग सीरीज़ चला रहे हैं सीटेट का, है ना। तो आज हम लोग फिर से एक थर्ड क्लास है ये हमारा सीटेट का, है ना। ये आपका सोशल साइंस का है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। इसको देखिए, ये 31 से आपका 90 तक का क्वेश्चन जो है पूछा जाता है एसएसटी में, है ना, सीटेट में। तो उनको हम आज जो प्रीवियस ईयर है उनको डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, देख सकते हैं। बोला जा रहा है कि किस काल में कर प्रथा का विशिष्ट महत्व है ना। तो वो किस काल में था? तो वो महाजनपदाज में था, है ना। ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा, है ना। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है ना, इसीलिए इसका यही आंसर होगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर घूमने को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है इसको? पृथ्वी द्वारा घूमने को तो ये तो सिंपल सी बात है ना। ये परिक्रमण कहलाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, काफ़ी टाइम से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं इसको, है ना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस भारतीय साहित्यिक धरोहर का अर्थ है गुरु के पास जाकर समीप बैठना? तो किस भारतीय साहित्य का धरोहर का अर्थ है? तो ये जो है वो हमारा किसका हो जाएगा? अरण्यक पुराण नहीं, उपनिषद का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा वो करेक्ट हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट है, भारत में मुंडा मुंडा जनजाति किस क्षेत्र में निवास करती है ना। तो ये मुंडा जनजाति किस क्षेत्र में निवास करती है? तो ये हम हो जाएगा आपका हमारे जो है झारखंड में जो है ये ज़्यादातर छोटा नागपुर क्षेत्र में जो है निवास करते हैं ना। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत में मुंडा जनजाति किस क्षेत्र में निवास करती है ना। तो मुंडा जनजाति किस क्षेत्र ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है ना। इसको हटाते हैं, अगला देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का संबंध है। तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21 का संबंध जो है वो किससे है? तो वो जो है हमारा किससे है? जीवन के आधार से, है ना। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। 21 जो है वो हमारा मौलिक अधिकार का जो है बारे में बताया गया है ना। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि खालसा की स्थापना करने वाले निम्न में से कौन थे? तो खालसा की स्थापना करने वाले निम्न में से कौन थे? तो वो कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे, है ना। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, है ना। उसके बाद है, नेक्स्ट है, विश्व शांति विचार किस मुगल शासक ने आगे बढ़ाया? तो किस मुगल शासक ने आगे बढ़ाया था? तो वो जो है वो जहांगीर थे, है ना। खाल्स जो है विश्व शांति विचार जो है ये जहांगीर ने ही बढ़ाया था आगे, है ना। उसके बाद है, कित्तूर के ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो आप सभी को पता ही होगा कि कित्तूर की रानी चेन्नम्मा जो है वो विरोध किए थे, कित्तूर से लड़ रही थी, है ना। तो रानी चेन्नम्मा जो है आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट है, स्थान, लोग, वस्तु एवं प्रकृति जो किसी भी जीव को घेरे रहते हैं कहलाते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं?
जैविक संरक्षण, स्थलमंडल, परिवेजन नहीं, ये जो है पर्यावरण जो है हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, है ना। अब जो है इसमें दिया गया है कि पिंड जिनमें अपनी ऊष्मा का प्रकाश नहीं होता लेकिन वे तारों की रोशनी से चमकते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो उन्हें जो है क्या कहते हैं, वो ग्रह कहलाते हैं, है ना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट जो है बोल रहा है कि निम्नलिखित में से वायुमंडल की कौन सी परत वायुयान उड़ान के लिए आदर्श है ना। तो कौन सी है, कौन सी हो जाएगी, तो ये समताप मंडल जो है ये उपयुक्त होती है ना इसके लिए, है ना। तो ये फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है जब कोई शिलाखंड दबाव व कठोरता के कारण परतदार सेल में बदल जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो उन्हें जो है उन्हें प्रारंभिक सेल ही बोला जाता है ना। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट है जब बहुत सी औद्योगिक इकाइयां एक दूसरे के नज़दीक स्थित होती हैं और अपनी नज़दीकी का लाभ उठाती हैं या कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं ये, बाजार अर्थव्यवस्था, असेंबल लाइन, उत्पादन, औद्योगिक तंत्र या फिर औद्योगिक क्षेत्र। तो ये औद्योगिक क्षेत्र कहलाएगा क्योंकि जब बहुत सारे उद्योग जो है वो एक जगह पे आसपास में बैठ मतलब कि स्थापित हो जाएं तो वे उद्योग क्षेत्र ही कहलाएंगे, है ना। नेक्स्ट है निम्न में से कौन से वनों की पत्तियों के गिरने का निश्चित समय नहीं होता है इसलिए वे कभी अनावृति नहीं दिखते। तो अनावृति नहीं दिखते हैं तो वे क्या कहलाएंगे, शीतोष्ण सदाबहार वन या शीतोष्ण पर्णपाती या उष्णकटिबंधीय या उष्णकटिबंधीय सदाबहार। तो ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार कहलाएंगे, है ना, क्योंकि ये हमेशा हरे भरे होते हैं, है ना, इसके वजह से ये सदाबहार कहलाएंगे। नेक्स्ट है भारत की सर्वोच्च कानून निर्माण संस्था है तो कौन सी है। कानून जो है हमारा जो रूल रेगुलेशंस जो बनते हैं हमारे इंडिया के लिए कोई भी रूल्स तो वो राष्ट्रपति लाती है या न्यायपालिका, सांसद या प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद। जी नहीं, वो संसद होगा क्योंकि संसद के दोनों सदन से भी कोई भी बिल को पास करने के लिए हमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों की मंजूरी आवश्यक होती है, इसीलिए ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 47 जब राज्य धार्मिक क्रियाओं में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करता उसे कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, संप्रभुता, राजतंत्र, स्वच्छाचारी या धर्मनिरपेक्षता। तो ये धर्म से है तो इसे धर्मनिरपेक्षता कहेंगे, है ना। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है संसाधन जो किसी क्षेत्र में पाए जाते हैं परंतु जिनका अभी उपयोग नहीं किया गया उन्हें कहा जाता है। तो जो उपयोग अभी नहीं किया जाता उसे क्या कहेंगे, बेकार संसाधन, बिल्कुल नहीं, मूल्यवान संसाधन, संभावित संसाधन या वास्तविक संसाधन। तो वे संभावित संसाधन होंगे, है ना, क्योंकि आगे चल करके में भी उसका यूज हो सके, उस पर रिसर्च जब तक नहीं होगा तब तक उसे नहीं बोला जा सकता कि वो यूजफुल है या नहीं है ना। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है मुगल वास्तु शिल्प मिश्रण है तो ये क्या है, यह एक तुर्की अफगान शैलियों का, अरब भारतीय शैलियों का, फारसी भारत, ये ऑप्शन नंबर 4 है, ये होगा फारसी व भारतीय शैलियों का, है ना, वास्तु शिल्प है। ऑप्शन नंबर 4 जो है ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत की मानक देशांतर है तो भारत की मानक देशांतर क्या है, तो ये जो है हमारा 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर हो जाएगा, ये बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है कृषि की एक पद्धति जिसमें व्यापक स्तर पर आधुनिक आगतों का उपयोग अधिक उत्पादकता प्राप्त करने के लिए किया जाता है कहलाती है। तो ये क्या कहलाती है,
तो ये स्थानांतर सॉरी वाणिज्यिक खेती कहलाती है। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? तो कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? तो परंपरागत ऊर्जा स्रोत जो है वो जीवाश्म ऊर्जा स्रोत है। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है ये करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं, तो क्या कहते हैं? तो इसे हम औपनिवेशिकरण कहते हैं। ये फर्स्ट ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उसे औपनिवेशिकरण कहते हैं, है ना। नेक्स्ट है, उत्तरी अमेरिका का पूर्वी तट व जापान के आसपास समुद्री मत्स्य प्रचुर है क्योंकि तट के साथ गर्म धारा बहती है, या गर्म व ठंडी धाराओं का मिलन है, या तट के साथ एक ठंडी धारा बहती है, या दांतुरित तटीय क्षेत्र है। तो ये ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है ये करेक्ट होगा, क्योंकि जो है गर्म और ठंडी धाराओं का जो है वहाँ मिश्रण होता है ना, जिसकी वजह से वहाँ ज़्यादातर पाई जाती है ना। नेक्स्ट है, एक निश्चित क्षेत्र जहां रहने वाले सभी मतदाता अपना प्रतिनिधि चुनते हैं कहलाता है, तो क्या कहलाता है? वो राज्य, ये तो नहीं होगा, सीमा भी नहीं होगा, क्षेत्र, निर्वाचन क्षेत्र जो है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मतदाता जो है अपने निर्वाचन क्षेत्र से ही खड़े होते हैं, है ना, जिसकी वजह से वे अपना निर्वाचन क्षेत्र जो है वो चुनते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में दांडी यात्रा को किसकी शुरुआत माना जाता है? तो यह किसकी शुरुआत माना गया था ये तो हम सभी जानते हैं, ये बहुत ही इजी है ना। ये ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट होगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन, है ना। नेक्स्ट है, शास्त्रीय नृत्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? कथकली कथक शैली का शास्त्रीय रूप है, ये तो नहीं होगा। कथक शैली को शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता केवल स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात मिली, ये भी नहीं होगा। यह लोक नृत्यों से सदा श्रेष्ठ होता है, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 ही होगा। शास्त्रीय नृत्यों के 8 मान्य रूप हैं, हाँ, ये ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अपर्दन स्थल रूप है? तो कौन सा अपर्दन स्थल रूप है? तो वो जो है वो डेल्टा हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, भारत में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत में राज्यपाल की नियुक्ति जो है वो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट है, विश्व की 80% से अधिक की जनसंख्या निवास करती है, तो कहाँ निवास करती है? तो वे जो है एशिया व अफ्रीका में निवास करती है, क्योंकि ये सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है ना, और यहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा भी है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संसद के कार्य प्रकरण को पढ़ाने का सर्वोत्कृष्ट तरीका है? तो कौन सा है? वो मुद्दों पर सहमति बनाने के लिए वाद विवाद का आयोजन करना, परियोजना कार्य, व्याख्यान पद्धति या कहानी पद्धति। तो हमें मुद्दों पर बात करना चाहिए, है ना। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो मुद्दों से संबंधित बातों को हमें वाद विवाद के रूप में चर्चा करनी चाहिए, और जो सही लगे उसका अप्लाई करना चाहिए। उसके बाद 62 है, सतत और व्यापक मूल्यांकन मुख्य रूप से पर बल देता है। किस पर बल देता है? तो ये मस्तिष्क, हृदय और हाथ की शिक्षा पर, कमजोर आयोग विद्यार्थियों के उच्च स्तर पर प्रश्न, ये तो नहीं होगा। बच्चों के सुधार के लिए लगातार परीक्षण करना, या फिर नेक्स्ट है बच्चे के व्यवहार का सतत अवलोकन करना। हाँ, ऑप्शन नंबर
4 जो है ये जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सतत अवलोकन करना बच्चों का बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है, सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अक्सर वस्तुनिष्ठ प्रकार वाला रूपात्मक आकलन करती है, लेकिन उसे उसके द्वारा विकसित परीक्षण की विश्वसनीयता पर शंका है। इस प्रकार के आकलन की विश्वसनीयता को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए? पहला है यह पता लगाना कि अन्य शिक्षक क्या करते हैं, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। नेक्स्ट है प्रश्नों की संख्या बढ़ाना, ये भी नहीं होगा। मानकीकृत परीक्षण का प्रयोग, ये हो सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, एक NCERT द्वारा प्रकाशित उदाहरण पुस्तकों प्रश्नों का प्रयोग करना, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, सामाजिक विज्ञान को बच्चों को साथ लेस करना चाहिए। क्या करना चाहिए? स्वतंत्र रूप से चिंतन करने की योग्यता, सामाजिक व्यवहारों का बचाव करने की योग्यता, ये तो नहीं होगा, ये हो सकता है। नेक्स्ट है, जेंडर के बारे में सामाजिक नियमों का पालन करने की योग्यता, ये भी नहीं होगा। 4th जो है ये है सामाजिक दबावों को झेलने की योग्यता, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट हो जाएगा, 64 का 1 नंबर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी अन्योन्य पारस्परिक अधिगम की विशेषता है? तो कौन सी है? देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन, शिक्षक की सक्रिय रूप से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए परस्पर आदान प्रदान करता है। देखते हैं। नेक्स्ट है, शिक्षिका विद्यालय में कार्य करते हुए अपनी शिक्षा को पूरा करती है। या फिर नेक्स्ट है, सीखने का उत्तरदायित्व विद्यार्थियों और शिक्षक दोनों के द्वारा साझा किया जाता है। या भूलने के कारणों को संबोधित करते हुए सीखना अग्रसरित होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, क्योंकि जब दोनों टीचर्स और स्टूडेंट्स कोलैबोरेट करके जब पढ़ेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से सीख पाएंगे बच्चे, और टीचर्स जो है ज़्यादा आसानी से बच्चों के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट है, समाज विज्ञानों के नियामक मापदंड संबंधित आयाम निम्नलिखित आयामों में से किसे शामिल करते हैं? तो किसे शामिल करते हैं? ये उपयोगिता को तो नहीं होगा, प्रासंगिकता ये भी नहीं होगा, अकाट्यता ये भी नहीं होगा, तो ये समानता जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मौसमी उपकरणों के द्वारा मौसम संबंधित सूचनाएं एकत्र करना उदाहरण है। किसका उदाहरण है? तृतीय आंकड़ों का, विद्यागत आंकड़ों का, या प्राथमिक आंकड़ों का, या फिर द्वितीयक आंकड़ों का? तो ये प्राथमिक आंकड़ों का है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, प्रथम पीढ़ी के अधिगमकर्ता के अभिभावक शिक्षक अभिभावक संघ में अपने बच्चों की शैक्षिक समस्याओं से निपटने में अपनी अयोग्यता को अभिव्यक्त करते हैं। एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? तो यह बताते हुए तसल्ली देंगे अपने बच्चे के बारे में उनका ज्ञान उन बच्चों से व्यवहार करने में सहायता करने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ये तो नहीं होगा। उन्हें घर पर विभिन्न प्रकार की अधिगम सामग्री से समृद्ध वातावरण उपलब्ध कराने के लिए कहेंगे। ये भी तो नहीं होगा। नेक्स्ट है, उन्हें प्रौढ़ शिक्षा के लिए स्थापित केंद्रों में जाने के लिए कहेंगे। जी नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 ही करेक्ट होगा। उन्हें अपने बच्चों द्वारा घर पर पढ़ाई पर दिए जाने वाले समय को ध्यानपूर्वक देखने के लिए कहेंगे। हाँ, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, तो 69 है, तो इसमें है लोकतांत्रिक राजतंत्र पढ़ाते समय सामाजिक विज्ञानों की शिक्षिका अपनी कक्षा से बातचीत करने के लिए स्थानीय कॉलेज में राजनीति विज्ञान के विशेषज्ञ को आमंत्रित करती है। इससे पहले कि विशेषज्ञ उसकी कक्षा से बातचीत करें, शिक्षिका को निम्नलिखित में से किसकी साझेदारी उनके साथ करनी चाहिए? तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है कि कक्षा में कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो आरक्षित श्रेणी से संबंधित है, ये तो नहीं होगा।
दूसरा है इस प्रकरण के लिए अनुदेशात्मक उद्देश्य होना चाहिए, हो सकता है ये। उसके बाद है कक्षा के लिए प्रस्तावित पाठ्य पुस्तक, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट है इस प्रकरण पर आधारित आकलनों का प्रकार, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो करेक्ट हो जाएगा, हालांकि ये थोड़ा सा टाइपिंग एरर है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक विज्ञानों की पुस्तक की निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है। तो कौन सी सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है, देखते हैं। इसे ऐसा होना चाहिए ताकि सभी सामाजिक समूह इसके साथ संबंधित हो सके, ये हो सकता है। आगे देख लेते हैं। इसे विशेषता इतिहास लिखने में किसी विचारधारा विशेष का अनुगमन नहीं करना चाहिए, ये तो नहीं होगा। नेक्स्ट है इसमें अधिक लंबी पाठ्य सामग्री शामिल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लंबी पाठ्य सामग्री को याद करने में बच्चों को कठिनाई होती है, ये तो होता ही है ना, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट है उसे स्पष्ट और व्यवस्थित रूप से सूचना उपलब्ध करानी चाहिए ताकि याद करने में मदद मिल सके, है ना। तो इससे ज़्यादा अप्रोप्रिएट ऑप्शन नंबर फर्स्ट लग रहा है ना, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री महाद्वीपों के अनुपातिक क्षेत्र व आकार को दर्शाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। तो कौन सा उपयुक्त है, तो जाहिर सी बात है ये ग्लोब से ज़्यादा बेहतर कुछ नहीं हो सकता, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है उसका करेक्ट होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। 72 बोल रहा है कि एक कक्षा में कुछ आदिम जनजाति के बच्चे भी शामिल हैं तथा इसके कारण उस कक्षा में सांस्कृतिक विविधता का माहौल है। शिक्षक द्वारा इसका प्रभावी ढंग से इस्तेमाल करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सबसे उपयुक्त होगा, है ना। तो कौन सा तरीका उपयुक्त होगा, तो हो जाएगा इसमें देखते हैं कि विद्यार्थियों से अपनी सांस्कृतिक और उनके द्वारा सबसे अधिक मूल्यवान अथवा सम्मानित बिंदुओं से जुड़े प्रकरणों पर क्रियात्मक शोध करने के लिए कहना। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं आदिम जनजातीय शिल्पकृतियों और पोशाकों को प्रदर्शित करना, ये तो नहीं होगा। नेक्स्ट है आदिम जनजाति के विद्यार्थियों से कहना कि वे अपनी जनजाति के बारे में बताएं और पढ़ाए जाने के साथ उसे जोड़ना, ये भी नहीं होगा। 4 है स्वतंत्रता आंदोलन में बिरसा मुंडा जैसे स्वतंत्रता सेनानियों की भूमिका को उजागर करना, ये तो हो सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा अप्रोप्रिएट ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है ये है ना। तो फर्स्ट हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 73 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पूरा पाषाण स्थल है। तो कौन है, इनामा गांव, बुर्ज होम, हल्लर। तो कौन होगा, पूरा पाषाण जो है वो भीमबेटका है, ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ब्लैंक के अलावा निम्नलिखित कारक सामाजिक विज्ञान के आधार का निर्माण करता है। तो कौन सा होगा, तो ये फर्स्ट ऑप्शन है पाठ्य सामग्री पर सूचनाओं को स्थानांतरित करना। नेक्स्ट है सामाजिक की आलोचनात्मक समझ विकसित करना या विश्लेषणात्मक कौशलों को बढ़ावा देना या वैश्विक दुनिया में समायोजन के लिए सामाजिक कौशलों को बढ़ावा देना। तो ऑप्शन नंबर इसका भी फर्स्ट जो है वो करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के फॉर्मेटिव मूल्यांकन के लिए सुझाव नहीं है। तो कौन सा नहीं है, अधिक आवृत्ति से परीक्षण करना, प्राथमिक पाठ्यक्रम सामग्री के लिए प्रामाणिक स्रोतों का उपयोग या फिर स्रोत आधारित विश्लेषण या फिर मॉडल व चार्ट। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं
मानव मानचित्र को समझने की सर्वव्यापी भाषा को समझा जा सकता है। किससे समझा जा सकता है? वर्णमाला अक्षरों द्वारा, ये तो नहीं होगा। विषय संबंधित मानचित्र द्वारा, तो ये भी नहीं होगा। तो ये रूढ़ चिन्हों द्वारा जो है वो भाषाओं को समझा जा सकता है ना। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूफी संतों के मकबरे को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है सूफी संतों के मकबरे को? इसे दरगाह कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो करेक्ट है। सॉरी, ये ऊपर नीचे हो गया है, तो ऑप्शन नंबर ये जो है दरगाह जो है ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अटलांटिक महासागर के विषय में निम्नलिखित तथ्य पढ़ें। कथन, यह अंग्रेजी के एस अक्षर के आकार का है, या फिर इसकी तटरेखा सरल रेखीय व निर्बद्ध है, या नेक्स्ट है, व्यापारिक दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर है, या फिर उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सत्य है? तो कौन से हैं? तो ये एस आकार का, तो ये तो सही है। उसके बाद ये तो नहीं हो सकता, और व्यापारिक दृष्टि से यह व्यस्त महासागर तो है, यानी ऑप्शन ए और सी, यस, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मौर्य शासक अशोक द्वारा लड़ी गई लड़ाई का स्थल कलिंग वर्तमान में कहाँ है? तो ये कलिंग जो है वर्तमान में जो है ये जो है आपका उड़ीसा में है। ये ऑप्शन नंबर 4 जो है ये करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है, जीवन की उत्पत्ति के शिक्षण हेतु अध्यापक को आवश्यक भ्रमण करना चाहिए। कहाँ करना चाहिए? तो चिड़ियाघर में, ये तो नहीं होगा। जीव संरक्षण उद्यान पशु अभ्यारण्य में, ये तो नहीं होगा। प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय में या पुरातात्विक संग्रहालय में? तो प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय में जाने से उन्हें ज़्यादा बेहतर होगा, बेहतर समझ होगी, है ना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कहाँ सभी अक्षांशों पर दोपहर का सूर्य वर्ष में कम से कम एक बार सीधा ऊपर से चमकता है? तो ये कहाँ चमकता है? कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य। हाँ, तो ऑप्शन नंबर ये फर्स्ट ही हो जाएगा, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि कर्क और मकर रेखा के बीच में जब जाने से वो सीधा पड़ता है ना। तो नेक्स्ट है, अभिवृत्ति और मूल्यों का आकलन करते समय सामाजिक विज्ञान के शिक्षक निम्नलिखित में से किस विकर्ण संकेत को अधिभार दे सकते हैं? तो क्या दे सकते हैं? दूसरे बच्चों के साथ श्रेय की साझेदारी ना करना, या रोजाना शिक्षक का अभिवादन करना ना करना, या दूसरे के विचारों को निष्क्रिय रूप से स्वीकार करना, या प्रश्न पूछने के लिए स्वतंत्र महसूस। तो ऑप्शन नंबर जो है वो 4 जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सामाजिक विज्ञानों के किसी शिक्षक के लिए कक्षा में हाल ही में हुई चर्चा के बारे में कौन सा तथ्य सर्वाधिक ध्यान देने योग्य है? तो कौन सा है? पहला है, कोई भी विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थियों से पूर्ण रूपेण सहमत नहीं था, या विद्यार्थियों ने सह विद्यार्थियों की बात सुनने से बिल्कुल मना कर दिया था, या फिर विद्यार्थी सीधे ही अपने सह विद्यार्थियों से प्रश्न करने लगे थे, या फिर विद्यार्थियों ने अपने सह विद्यार्थियों को बीच ही में टोकना शुरू कर दिया था। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है ये करेक्ट हो जाएगा, कोई भी विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थियों से पूर्ण रूपेण सहमत नहीं था। नेक्स्ट है, सामाजिक विज्ञानों में योगात्मक आकलन में 51 विद्यार्थियों की कक्षा का माध्यांक 36 है। यह सुझाव देता है कि
क्या देता है? अधिकांश विद्यार्थियों ने 36-46 के बीच अंक प्राप्त किए हैं, या फिर उनके द्वारा 36% विषय वस्तु सीखी गई है, या फिर अधिकांश विद्यार्थी के अंक 36 से नीचे हैं, या फिर 25 विद्यार्थियों के अंक 36 के बराबर या ऊपर हैं। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 जो है ये करेक्ट हो जाएगा, है ना। भूमि की एक संकरी पट्टी जो दो बड़े भूखंडों को जोड़ती है उसे जाना जाता है, उसे किस चीज़ से जाना जाता है? तो उसे जो है भूसंधि से जाना जाता है ना। ऑप्शन नंबर 3 जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है जैवमंडल के विषय में सबसे उपयुक्त कथन है। तो कौन सा उपयुक्त कथन है जैवमंडल के लिए? भूमि, जल, वायु, पौधे और पशु, पर्यावरण के विभिन्न परिमंडल, या फिर मनुष्य का तत्कालिक परिवेश। ये सब तो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 1 जो है ये करेक्ट हो जाएगा, है ना। उसके बाद है सन 2012 को निम्नलिखित में से किस प्रकार से भी लिखा जा सकता है? तो 2012 को किस प्रकार से लिखा जा सकता है? तो ये एडी में आता है ना। को पता होगा कि जब ईसा मसीह का जो जन्म हुआ था उससे पहले जो है उसे बीसी बोला जाता था, बिफोर क्राइस्ट, और ईसा मसीह के जन्म के बाद जो ईस्वी है उसे क्या बोलते हैं? उसे एडी बोलते हैं, एनो डोमिन। ये हिस्ट्री में इन पैटर्न को याद रखना होता है ना। तो इसे एडी 2012 लिख सकते हैं हम लोग, है ना। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है सामाजिक विज्ञानों में सर्पिल पाठ्यचर्या का निम्नलिखित में से कौन सा लाभ है? तो कौन सा है? अंतर्वस्तु थीम आधारित सीखने को विकसित करने वाले अवसरों को बढ़ाना, या फिर संकल्पनाओं को अधिक उद्देश्यपूर्ण और प्रासंगिक बनाना, या फिर गहन समझ के साथ और एक लंबी समयावधि के लिए संकल्पनाओं का धारण। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो अब जो है हमारे 60 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, है ना। तो ये थे हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो आपके आने वाले सीटेट के एग्जाम्स में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और जो भी क्वेरीज हो कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेकर के आऊँ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।